हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बच्चों इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और आज उसका पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। ये बेटा हम लोग जो है इस साल की जो नई एनसीईआरटी आई है उससे पढ़ रहे हैं, नहीं तो पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 था, जो इस साल आपके जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में है, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, एकदम हिंदी में है, इसीलिए मैंने बाकायदे पूरा का नोट्स जो है हिंदी में लिख के रख लिया है कि ताकि कम टाइम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया और समझाया जा सके। तो चलिए बच्चों फिर हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए बच्चों देखते हैं, हमको पढ़ना है अब पॉलन ग्रेन, आखिर परागकण क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एंडोसियम होता है जिसे हम पुमंग कहते हैं। पुमंग में बेटा पुंकेसर होता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं बेटा, एक होता है फिलामेंट जिसे तंतु कहते हैं, दूसरा एंथर होता है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में जो है बेटा 4 लघु बीजाणुधानियां बनती हैं, उसमें से एक लघु बीजाणुधानी को हम लोग निकाल के देखे थे और ये देखे थे कि उसमें स्पोर मदर सेल होती है जो कि स्पोर का निर्माण करती है, और वो स्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। लघु बीजाणु ही परागकण में परिवर्तित हो जाता है, या जिसे आप केवल पराग भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम बेटा देखते हैं कि आखिर ये परागकण है क्या। तो बेटा परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब जिसे हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं, नर युग्मक याद रखिएगा क्या है, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। तो पॉलन ग्रेन को आप मेल गेमेटोफाइट कहेंगे। परागकण सामान्यतः कैसा होता है बेटा, गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर, याद रखिएगा कैसे बेटा, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। पॉलन ग्रेन में बच्चों 2 परत पाई जाती है। बाहरी परत को हम लोग कहते हैं बेटा एग्जाइन, इसमें 2 परतों वाली भित्ति होती है। कितने परत वाली भित्ति बेटा, 2 परतों वाली भित्ति, याद रखिएगा। और बाहरी भित्ति जो होती है वो कठोर भित्ति होती है ना, और उसे हम वाह्यचोल या एग्जाइन कहते हैं। अब आते हैं कि बेटा आंतरिक भित्ति को हम क्या कहते हैं, जब बाहर वाली को एग्जाइन तो अंदर वाली को हम अंतःचोल या इंटाइन कहेंगे। आंतरिक भित्ति को देखो अंतःचोल या बेटा इंटाइन कहते हैं, आपको ये पता चल गया। अब थोड़ा सा बच्चों और आगे बढ़ते हैं कि वाह्यचोल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं ना अच्छे से। ये 100% एनसीईआरटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी है, वो आपकी यूपी बोर्ड के लिए है, आपके नीट के लिए है। हिंदी वाले जो है जो नीट की तैयारी करते हैं वो जरूर इसको देखें, और दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ही बच्चों एकदम मस्ट है, उसी को पढ़ना है। तो वाह्यचोल के बारे में और बात करते हैं जिसका नाम है एग्जाइन। वाह्यचोल को हम एग्जाइन कहते हैं। वाह्यचोल किसका बना होता है बेटा, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। आपने ये देखा, स्पोरोपोलिन क्या है, सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। मतलब अब तक जो भी ज्ञात है उसमें से सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो सर्वाधिक प्रतिरोधक क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल या कार्बनिक सामग्री कौन है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन का ही बना हुआ होता है एग्जाइन। किसी भी पॉलन की जो बाह्य परत होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन का क्या फायदा है, स्पोरोपोलिन इतना मजबूत है कि यह उच्च ताप बेटा ना, और सुदृढ़ अम्लों का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एवं स्ट्रॉन्ग बेस के सुमुख क्या है, सम्मुख टिक सकती है। मतलब उच्च ताप हाई टेम्परेचर ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बेटा इसका कुछ भी नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। अब आते हैं कि अभी तक कोई ऐसा एंजाइम बेटा नहीं है, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि क्या है पता चला है ना, तो इसे निम्नीकृत कर सके। तो का मतलब जो इसे बेटा निम्नीकृत कर सके, निम्नीकृत का मतलब इसे डाइजेस्ट कर सके। तो कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है
जो स्पोरोपोलिन को पचा सके। निम्नलिखित का मतलब उसको तोड़ सके छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर आते हैं बेटा कि परागकण के बाह्य चोल में, परागकण का जो बाह्य चोल होता है, जो एग्जाइन होता है, बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या बेटा रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब कि स्पोरोपोलिन बीच बीच में क्या होता है, कटा हुआ होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और बच्चों उसी छिद्र से जर्म पोर निकलता है, मतलब पोलन का जर्मिनेशन उसी से होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोपोलिन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब सतत कंप्लीट नहीं होती, बीच बीच में बेटा कटी कटी रहती है। तो याद रखिएगा सुस्पष्ट द्वारक या छिद्र होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, जनन छिद्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जनन छिद्र कौन बनाता है, एंटाइन लेयर अंतःचोल बनाती है बेटा कि बाह्य चोल बनाती है? तो हम क्या कहेंगे कि बाह्य चोल जो है वो जनन छिद्र बनाती है ना, क्योंकि वो बीच बीच में उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं या द्वारक पाए जाते हैं, उसी को हम बेटा जनन छिद्र कहते हैं। याद रखिएगा माइक्रोपाइल, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या जर्मिनल पोर भी इसे कह सकते हैं। और आगे बच्चों देखते हैं कि परागकण जीवाश्मों की तरह रह सकता है। याद रखिए, वाव, जीवाश्म जस्ट लाइक अ फोसाइल, परागकण जीवाश्मों की तरह। कैसे बेटा, जीवाश्मों की तरह। आपसे पूछेंगे परागकण जीवाश्मों की तरह क्यों रह सकता है या कैसे रह सकता है? अच्छे से संरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है। स्पोरोपोलिन की बाहरी परत ही बनी होती है। तो देख रहे हैं स्पोरोपोलिन का कितना फायदा है। पोलन कई वर्षों तक जीवाश्मों की तरह पड़ा रह सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इन क्या है, एग्जाइन लेयर। तो हमने बेटा बाहरी को देख लिया परत को, अब हम अंतः परत को देखेंगे। आंतरिक परत की बात करते हैं। आंतरिक चोल में देखते हैं कि यह एक पतली तथा सतत चोल होती है। सतत मतलब कंटिन्यूअस। तो देखिए यह एक पतली है, ये थिन है, वो वाली थिक है। यह सतत है मतलब कंटिन्यूअस चोल है, लगातार न कहीं से कटी नहीं होती। और एग्जाइन वाली बेटा क्या होता है, कटी होती है। ये किसकी बनी होती है, एंटाइन, सेलुलोज और महाराज किसकी, पेक्टिन की। किसकी, सेलुलोज और पेक्टिन। आप याद रखिएगा ये लिखा है सेलुलोज और ये लिखा है पेक्टिन। तो बाह्य परत स्पोरोपोलिन की और पोलन का परागकण की जो अंतः परत है, अंतः चोल है, वो बेटा किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। फिर आते हैं कि जब परागकण परिपक्व होता है, अब जब मेच्योर हो गया परागकण, उसकी बात आ रही है कि परागकण जब बेटा परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं होती हैं। तब उसमें दो कोशिकाएं होती हैं ना। उसमें एक कोशिका को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कायिक कोशिका, ये देखिए, जिसे वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। और दूसरी को बेटा हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल, जिसे जनन कोशिका कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि परिपक्व अवस्था में परागकण में कितनी बेटा कोशिकाएं हो जाती हैं। एक परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं परिपक्व अवस्था में। पहली जो हमारे पास बड़ी होती है, ये देखो बड़ी, और जिसमें बेटा प्रचुर खाद्य पदार्थ भंडार होता है, प्रचुर खाद्य पदार्थ होता है ना। और जो विशाल अनियमित केंद्रक जिसमें होता है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। तो कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसमें प्रचुर खाद्य पदार्थ रहता है ना पोषण देने के लिए। और बेटा इसमें एक विशाल बड़ा सा अनियमित केंद्रक होता है। अनियमित केंद्रक का मतलब कि वो गोल नहीं होता, तिरछा मिर्छा रेगुलर शेप का होता है। जनन कोशिका, अब आते हैं बेटा जो दूसरी होती है वो छोटी होती है। और तथा जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। तो छोटी वाली ये जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है और उसी से पोषण प्राप्त करती है, क्योंकि इसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है। तो पूछा जाएगा आपसे बड़ी कौन होती है, किसमें फूड मटेरियल ज्यादा रहता है बेटा, भरा हुआ होता है, किसमें अनियमित इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, तो कहेंगे वेजिटेटिव सेल में। और बेटा जो जनरेटिव सेल है, जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं, वो छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जनन कोशिका दो नर युग्मकों को उत्पन्न करती है। याद रखिएगा, अब ये जनन कोशिका में हो रहा है कि जनन कोशिका क्या करता है बेटा, दो नर युग्मकों, किसको, दो नर युग्मक
मतलब टू हमारे पास क्या है बेटा, मेल गैमेट्स को उत्पन्न करता है। कितने को बेटा, टू मेल गैमेट्स, दो नर युग्मकों को उत्पन्न करता है। और इसी में से नर युग्मक दोनों जा करके जब जाएंगे फीमेल के पास, एम्ब्रियो सैक के पास, तो फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ थोड़ा याद रखिएगा, 60% से अधिक पादपों में परागकण इसी दो अवस्था में बेटा क्या होता है, झरते हैं। मतलब जब ज्यादातर पौधों में 60% से ज्यादा जो होता है आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म में, जब पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, झरता है, मतलब पराग से जब पॉलन, पराग कोश से पॉलन निकलता है, तो उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक वेजिटेटिव और एक क्या है, जनरेटिव। ये दोनों वाले 60% में ऐसा होता है, 60% से ज्यादा में। बाकी जो कुछ बचा है 30 से 35% में, उसमें बेटा क्या होता है कि 3 सेल स्टेज में पॉलन क्या है, परागकण झड़ता है। याद रखिएगा, 3 सेल का मतलब कि पॉलन ट्यूब रिलीज होने से पहले ही ये दो नर युग्मक क्या होते हैं, जनरेटिव सेल में बन जाते हैं पहले से ही। चलिए अब आते हैं बेटा, ये भी देखेंगे कि पराग के बारे में इतना तो पढ़ लिया, तो पराग के कुछ फायदे और अपने लिए देखते हैं, ह्यूमन के लिए, ये तो प्लांट के लिए सारे फायदे थे। अब कुछ पराग के घाटे भी, पराग हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, कैसे, आइए देखते हैं। तो बेटा अनेक प्रजातियों के परागकण, ये लिखा है ना, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में, सब में नहीं बेटा, कुछ लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं, श्वसनीय विकार, सांस लेने में बेटा समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे उसका सबसे बड़ा बीमारी है दमा, क्या है बेटा, दमा। तो पॉलन से लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। उनमें श्वसनीय विकार, हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जस्ट लाइक अस्थमा, मतलब दमा भी उनमें हो सकता है। तो दमा भी ये करता है, एलर्जी भी करता है। और एग्जाम्पल है इसी प्रकार के पॉलन का, एग्जाम्पल है कि कौन सा पॉलन करते हैं, जैसे पार्थेनियम, क्या है बेटा, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम हमारे पास, इसे हम कैरेट ग्रास या बेटा गाजर घास भी कहते हैं, और साथ में इसे बेटा कांग्रेसिया घास भी कहा जाता है। क्या, जैसे अपने खेत में जो कांग्रेसिया होता है वो वाला, कांग्रेसिया घास भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जब गेहूं आया था, अपने देश में गेहूं थोड़ा कम पड़ गया था, तो उसके साथ ये क्या है, कॉन्टामिनेटेड वीट के साथ पार्थेनियम जो है इंडिया में आ गया। तो बेटा इसीलिए इसका नाम कांग्रेसिया घास, और पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी हम लोग कहते हैं, गाजर घास कहते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं कि परागकण के हमको थोड़े से और फायदे क्या हैं। परागकण बेटा क्या करता है, ये देखिए, परागकण पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, उसमें बहुत खाद्य पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग आहार क्या है, संपूरकों, आहार संपूरकों का मतलब फूड सप्लीमेंट की तरह किया जाता है। जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, पाउडर पीते हैं ना, तो बेटा वो क्या है, फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग पॉलन का भी जो है का उपयोग भी फूड सप्लीमेंट की तरह करते हैं, वो भी अच्छे खासे लोग। जैसे रेस दौड़ने वाले घोड़े, उनको बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो पॉलन का पाउडर उनको अपने घोड़ों को खिलाते हैं। जैसे एथलीट्स है, कोई स्पोर्ट पर्सन है ना, तो वो क्या है, पॉलन कंज्यूम करता है। तो पॉलन की बेटा इसीलिए टैबलेट्स पश्चिमी देशों में तो ज्यादा है, अपने यहाँ भी ये सब अब बहुत ज्यादा चलने लगा है। तो उसमें क्या करते हैं कि पॉलन का उपयोग हम लोग करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह। फूड सप्लीमेंट आप समझ गए, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, आहार संपूरकों की तरह करते हैं। तो लोग इन पॉलन को गोलियों के रूप में, पाउडर के रूप में बेटा, क्रीम के रूप में और सिरप के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। पॉलन बहुत ही फायदे वाला चीज है, भरपूर एनर्जी देगा। हम ही लोग जैसे कहते हैं गुड़हल का ढूंढल खाते थे पहले, कमल का ढूंढल खाते थे, तो उसमें के साथ पॉलन उसका भी खा जाते थे। तो बेटा पॉलन बहुत ही अच्छा पोषक प्रदान करता है, पोषक तत्व होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम थोड़ा सा बेटा यहीं पे देखेंगे कि ये पॉलन की जो वियाबिलिटी है, वियाबिलिटी का मतलब जनन क्षमता, कि पॉलन जब परागकोश से निकला तो बेटा उसका होगा पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन अभी बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं कि ये पॉलन कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलन क्या है, वियाबिलिटी, जिसे कहते हैं पॉलन की जनन क्षमता कितनी होती है, कितने समय तक होती है। तो आइए बच्चों इसको हमें देखते हैं। बेटा अब हम देखेंगे पॉलन
वियाबिलिटी, वियाबिलिटी जिसे कहते हैं पॉलन की जनन क्षमता, जनन क्षमता मतलब जब ये पराग कोश से निकल गया, इसका पॉलिनेशन हो गया, वर्तिकाग्र तक इसको कब तक में पहुंच जाना चाहिए। भाई एक समय होगा, एक अवधि होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि जब आपकी मर्जी हो तब आप आइए, हम तैयार बैठे, ना ना यहाँ पैसा नहीं होगा। आना है टाइम पे, आना है कितने समय तक। जैसे हम ही लोगों की बॉडी से जब सीमेन निकले, वीर्य निकलता है, तो बेटा उसको कितनी जल्दी क्या है पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब के अंदर यूटेरस से होते हुए, जहाँ पे ओवम आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। शरीर से बाहर अगर हम निकाल दें डायरेक्ट, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए तो 5 ही मिनट में स्पर्म खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पॉलन में भी हम लोग देखते हैं कि कितने समय में महाराज इसको वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना चाहिए, पॉलन का जर्मिनेशन हो जाना चाहिए, कितने समय तक। तो बेटा देखते हैं, बस इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। गेहूं में, धान में या अन्य जो हमारे पास फसलें हैं, गेहूं न, धान, धान मतलब पैडी, वीट एंड क्या है बेटा पैडी में जनन क्षमता, जनन क्षमता कितना होती है बेटा, केवल और केवल 30 मिनट। कितना होता है बेटा 30 मिनट होती है, 30 मिनट मतलब 30 मिनट के अंदर पॉलन परागकण से निकले, परागकण से परागकण परागकोश से निकले और फीमेल की वर्तिकाग्र पर पहुंच के उसका जर्मिनेशन हो जाना चाहिए। कितने में 30 मिनट के अंदर, याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा 3 फैमिली हैं, 3 फैमिली हमारे पास है बेटा, सोलेनेसी, सोलेनेसी। दूसरा हमारे पास है बेटा लेग्यूमिनेसी, और तीसरा हमारे पास है बेटा रोजेसी, याद रखिएगा रोजेसी। तो सोलेनेसी में आप जानते हैं क्या आता है, सोलेनेसी में तो आप जानते हैं कि पोटैटो वगैरह, टोमेटो वगैरह आता है, पोटैटो, टोमेटो ना बेटा, चिली, मिर्चा, इन सब में क्या है बेटा ये आता है सोलेनेसी फैमिली में। लेग्यूमिनेसी में आप जानते हैं दलहन आता है, क्या है दाल वाली जितनी भी हमारे पास हैं दलहन, चाहे वो मटर ही क्यों ना हो, न चना वगैरह क्यों ना हो, दलहन ये बेटा आते हैं। रोजेसी में आप जानते हैं रोजे से लिखा है तो गुलाब वगैरह, क्या है बेटा गुलाब आते हैं। इन सब में बेटा क्या है पॉलन का जर्मिनेशन जब क्या है परागकण परागकोश से निकले तो वो महाराज कितने में जानते हैं, महीने भर रहता है। क्या है इसमें विजिबिलिटी क्या होती है, महीने भर होती है। तो इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कितने, महीने भर। क्या कहेंगे, महीनों तक, महीनों तक। महीनों तक का मतलब कई महीना नहीं, मतलब महीने भर चल सकता है, कि महीने भर में हो जाना चाहिए। क्या बेटा जनन क्षमता इसकी होती है, जर्मिनेशन हो जाना चाहिए, वर्तिकाग्र तक पहुंच। तो इसको हम लोग बेटा पूरा कहते हैं एस से सोलेनेसी, एल से लेग्यूमिनेसी और आर से क्या है बेटा रोजेसी। तो याद रखिएगा इसे हम SLR, तो सलवार, सलवार, तो SLR में जो वियाबिलिटी होती है, वियाबिलिटी मतलब जनन क्षमता बेटा कितनी होती है, अप टू मंथ। क्या है, अप टू मंथ मतलब महीने भर होती है, याद रखिएगा। और एक चीज पॉलन को बेटा हम लोग पॉलन के बारे में अच्छे से पढ़ लें कि पॉलन को हम लोग स्टोर करके भी रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस का बीज डालने के लिए आते हैं, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं ना, जैसे ह्यूमन का स्पर्म और फीमेल का ओवम बेटा स्टोर करके रखा जाता है ना, उसी प्रकार से पॉलन भी न, परागकण भी पॉलन बैंक में रखा जाता है। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान करवाने आते हैं तो जो डिब्बा खोलते हैं उसमें से गैस निकलती है और वो ऊपर उड़ती है। बेटा हम शुरुआत में सोचते थे, हम ही भी बच्चे थे तो सोचते थे कि नहीं ये इसलिए इसमें निकलता है गर्म, नहीं वो ठंडा होता है, लिक्विड नाइट्रोजन है और -196 डिग्री सेल्सियस पे इसी प्रकार से पॉलन रखा जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये लिखेंगे कि परागकण
या पॉलन ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा परागकण, परागकण कहाँ पे बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कहाँ पे, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड मतलब तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। संग्रहित किया जाने का मतलब स्टोर किया जाता है बाबू। तो पॉलन को हम लोग क्या है, स्टोर कर लेते हैं। परागकण जो है -196 डिग्री सेल्सियस तापमान, बहुत कम तापमान, बहुत ठंडा रहता है, कसमें लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। इसीलिए बेटा ये कहाँ पे, पॉलन बैंक होते हैं। जैसे पैसा का बैंक, वैसे बेटा क्या होता है, पॉलन बैंक। पॉलन बैंक का मतलब परागकण संग्रहालय, क्या कहेंगे, या परागकण भंडारण में -196 लिक्विड नाइट्रोजन में पराग को हम लोग बेटा स्टोर करके रखते हैं ना। और जब हमको जरूरत पड़ती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए, पॉलिनेशन सेल्फ करवाने के लिए नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, तब हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपको यूपी बोर्ड में 95+ पक्का आएगा और नीट के लिए भी 100% ये एनसीईआरटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने ना किया हो बेटा ना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।